फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग क्या होती है, इसके फीचर्स, इसका प्रोसेस, इसकी लिमिटेशंस, एडवांटेजेस वगैरह के बारे में और कितने प्रकार के प्लान्स होते हैं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो प्लानिंग क्या होती है? तो प्लानिंग का मतलब भाई हम किसी चीज़ को प्लान करके चले, मतलब अगर हमें कोई काम करना है उसके बारे में हम पहले से सोच कर चले, वो हमारा क्या है? प्लानिंग। तो कहता है कि प्लानिंग होता है थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब करने से पहले किसी चीज़ के बारे में सोचना हमारी प्लानिंग कहलाती है। एक टाइप से कहें तो हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा वो काम करना है, वो सारा हमारे प्लानिंग के अंतर्गत आता है। जो प्लानिंग होता है वो हमारा पार्ट होता है मैनेजमेंट का, ठीक है, जिसके अंतर्गत कहता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव होती हैं, जो भी अदर एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उनको अचीव किया जाता है। कैसे? कि भाई हम प्लान करके चलते हैं कि भाई हमारे ये ऑब्जेक्टिव है, इसको पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, किस प्रकार करनी है। तो एक टाइप से कहे तो प्लानिंग क्या है? व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्लानिंग। यहाँ पे हमें डेफिनेशंस भी दे रखी हैं कि प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइड करना एडवांस में कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन इस काम को करेगा। ये दी थी किसके द्वारा? ओ'डोनेल के द्वारा। और भी है प्लानिंग का मतलब पहले से ही डिसाइड करने लगा कि हमें क्या करना है। अब बात आती है इसकी क्या क्या फीचर्स है। तो प्लानिंग किस पर फोकस करके चलता है? ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसका ये पहला पार्ट होता है, मतलब जो मैनेजमेंट है उसके जितने फंक्शंस होते हैं उसमें जो पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो क्या होता है? प्लानिंग। ठीक है, तो कहता है कि प्लानिंग किससे स्टार्ट होता है? कि ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो एंड पॉइंट्स होते हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। तो जब प्लानिंग करेगी तो किससे रिलेटेड करेगी? ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन होता है, मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट को, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह आते हैं। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी नहीं हो सकते। प्लानिंग क्या है? ऑल परवेसिव, मतलब प्लानिंग हर जगह एप्लीकेबल है। आप चाहे अपने घर में देख लो, प्लानिंग करनी पड़ती है, आप स्कूल से रिलेटेड देखो, आप हॉस्पिटल वगैरह कहीं भी किसी भी जगह देखो, प्लानिंग जरूरी होती है। एक टाइप से कहें तो ये हर जगह एप्लीकेबल है, ऑल परवेसिव है। ठीक है, और चाहे लेवल छोटा हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल या लोअर लेवल, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी हर जगह प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। प्लानिंग कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है आज आपने प्लान बनाया उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं। प्लानिंग कंटिन्यूस चलती रहती है। डेली हमें हमारा प्लान करना पड़ता है। जब जैसे एग्जांपल के लिए पापा की सैलरी आती है तो मम्मी उससे प्लान बनाते कि कैसे कैसे उस पैसे का यूज़ किया जाएगा। एक टाइप से कहे तो कि भाई इस बार सैलरी मिलेगी तो मेरे को क्या करना है, कैसे, कहाँ पे कितना पैसा लगाना। तो हर बार प्लान बदलता रहता है। एक टाइप से कहे तो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। अगर पिछले वाले प्लान में कोई कमी आती तो उसको ठीक किया जाता है। जो भी रैपिड चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारे प्लान्स वगैरह को चेंज किया जाता है। प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड है, क्योंकि हम पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। तो ये सब किससे रिलेटेड होगा? फ्यूचर से। तो फ्यूचर से रिलेटेड होती है हमारी प्लानिंग। फिर कहता है कि प्लानिंग में आता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कहता है कि प्लानिंग है ना वो ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर उनको अच्छे से परफॉर्म करना है तो हमें पहले से उनके अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। कहता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं एक जॉब को करने में। प्लानिंग उन अल्टरनेटिव में से एक मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव को चूज़ करने में हेल्प करता है ताकि डिसीजंस को हम ले पाएँ और बेस्ट डिसीजन को चूज़ कर पाएँ। ये एक मेंटल, मतलब माइंड की एक्सरसाइज है जिसमें हम पहले ही सोच के चलते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। तो इस प्रकार से ये फीचर्स है कि ये किस पर फोकस करता है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पर। ये इंपॉर्टेंट पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, हर जगह एप्लीकेबल है, कंटिन्यूस रहता है और फ्यूचर से रिलेटेड होता है, हमारी डिसीजन वगैरह लेने में हेल्प करता है। और एक ये मेंटल एक्सरसाइज है, मतलब दिमाग की कसरत है एक टाइप से। अब प्लानिंग करके चलोगे तो हमें क्या फ़ायदे होंगे? तो देखो डायरेक्शन देगा, ठीक है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो ऑब्जेक्टिव तभी तो अचीव हो सकते हैं जब वो हमें क्लियर हो। तो कहता है कि जो प्रोसेस होता है ना प्लानिंग का, उसके अंदर का जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सिंपल और क्लियर वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन मिलेगी और वो अपने सारे एफर्ट्स उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगाएंगे। प्लानिंग क्या करता है? रिड्यूस करता है जो रिस्क होता है, मतलब जो भी अनसर्टेन, क्योंकि देखो फ्यूचर अनसर्टेन है तो क्या करते हैं प्लानिंग के अंतर्गत हम पहले ही फ्यूचर को एंटिसिपेट करके चल लेते हैं, मतलब अनुमान लगा कर चल लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा अलग अलग एक्टिविटीज़ का, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग प्लान बना सकें। तो जो भी अनसर्टेनिटी उसमें रिडक्शन किया जा सकता है।
प्लानिंग क्या करते हैं, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है बार बार, जैसे एक एक्टिविटी 2-3 बार हो जाए जितनी जरूरत नहीं थी। वेस्टफुल होता है कि बिना बात के एक्टिविटीज़ का होना। तो कहता है कि जो प्लानिंग होता है उसमें जो फ्यूचर एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं वो प्लान की जाती हैं कि ताकि ऑब्जेक्टिव वगैरह अचीव हो सके, कि कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी काम है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा, बार बार उसको रिपीटेशन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी। प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़ को, मतलब एक टाइप से कहें तो क्लियर करता है प्लानिंग की बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ किया जाए बहुत सारे अल्टरनेटिव में से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव कंफ्यूज कर सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है, जो डिस्कवरी होगी, रिसर्च वगैरह करेंगे, सर्च वगैरह करेंगे, तो इससे क्या होगा, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप होंगे, जिससे जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं वो अच्छे से अच्छे हो सकते हैं। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव में से ये बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करने में हेल्प करता है। प्लानिंग एस्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड वो बेस होते हैं, वो बेंचमार्क होते हैं जिससे हम कंपेयर करते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और ये चेक करते हैं कि क्या वो हमारी सही है उसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग या नहीं, ठीक है। तो प्लानिंग उन स्टैंडर्ड्स को सेट करने में हमारी हेल्प करता है, ताकि बाद में जब हम हमारे रिजल्ट अचीव हो जाए तो हम उनके साथ कंपेयर कर पाएँ। बट प्लानिंग में कुछ कमियां भी हैं, कुछ डिफिकल्टीज में। क्या, पहला तो रिगिडिटी क्रिएट करता है, मतलब मानना कि जो प्लानिंग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी है लेकिन फिर भी रिगिड है। कैसे, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस तो अडोप्ट कर लेता है, लेकिन अगर बड़े चेंजेस की बात आ जाए ना तो उनको अडोप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो भी बेनिफिट होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन अचीव नहीं कर पाती। तो ये दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, जैसे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो गई, इसकी पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम वगैरह, ठीक है। और एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लाइक एज पॉलिटिकल क्लाइमेट, इकोनॉमिक चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस, नेचुरल क्लाइमेट वगैरह, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये इनमें ना डिफिकल्टी आती है, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर बदलाव करने की बात है, क्योंकि एक बार प्लान कर लिया तो एकदम से चेंज आएगा क्या, हम एकदम से बदल पाएंगे नहीं, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है प्लानिंग का भी। प्लानिंग क्या है, कहता है कि डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती, क्यों, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है। और हम ना फ्यूचर को सही एंटिसिपेट नहीं कर सकते, सही से अनुमान नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में यही होगा, क्या पता जो हमने अनुमान लगाया है वो गलत हो, ठीक है। एक टाइप से कहें तो अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होता है, कई बार वो जो हमने सोचा है वो सही भी हो जाता है और कई बार नहीं भी, ठीक है। तो फिर आता है प्लानिंग रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी, क्योंकि प्लान क्या कर देता है, फिक्स कर देता है एक्टिविटीज़ को। तो जो भी लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं पर ही फोकस करके चलते हैं, अपनी खुद की क्रिएटिविटी तो लगाते नहीं कोई नए आइडियाज़ वगैरह पे, सर्च वगैरह पे। तो इससे क्या होता है, नए अल्टरनेटिव वगैरह नहीं मिलते जिससे कि अच्छे से काम हो पाए, तो क्रिएटिविटी में कमी आती है। प्लानिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि प्लानिंग में कहता है कि ये काम तो छोटा है लेकिन है ना प्रोसेस इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब उस पूरे प्रोसेस को, मतलब जो प्लानिंग की स्टेप है सभी को फॉलो किया जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है। तो यही बोल रखा है कि मैनेजर अपना ज़्यादातर टाइम वगैरह इसी में ही स्पेंड कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, वही लेंथी प्रोसेस है ना। कहता है कि जो प्लानिंग होता है माना वो अच्छा है, लेकिन कई बार है ना एकदम से जब इमरजेंसी आ जाए, सडन जब इमरजेंसीज आ जाती हैं उस टाइम पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो इससे क्या होता है कि हम जो भी बेनिफिट होते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनका फ़ायदा नहीं ले पाते। प्लानिंग गारंटी नहीं करता सच। कई बार मैनेजर सोचता है हाँ भाई प्लानिंग हो गई ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग अगर हो गई तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा ही। क्या पता जो प्लान हमने बनाया है वो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव उनके अकॉर्डिंग सुटेबल ना हो, सिचुएशंस बदल जाए, तो ये बात आती है कि सक्सेस को भी नहीं देता। अब चाहे हमने इसकी कितनी लिमिटेशन पड़ेगी, ये रिगिड है, डायनामिक इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल नहीं है, क्रिएटिविटी को कम करता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और सक्सेस की गारंटी भी नहीं देती। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और बिना प्लानिंग के हम ना अदर फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। अब बात आती है प्रोसेस की, प्लानिंग का प्रोसेस। तो प्लानिंग अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक एक्टिविटी है, लेकिन अगर प्लानिंग को अगर एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरफ बात करें तो एक प्रोसेस है। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन के साइज वगैरह, उनके ऑब्जेक्टिव वगैरह अलग अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका प्लानिंग प्रोसेस भी अलग अलग होता है। तो देखो सबसे पहले क्या स्टेप आती है हमारी इसमें, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, कि जो हम प्लान बना रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होगा। ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं, वो एंड पॉइंट्स होते हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। तो जो प्लानिंग प्रोसेस होगा उसमें ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया जाएगा, क्या है डिफाइन किया जाएगा सबसे पहले सभी एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अचीव करने के लिए काम करें। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनकी राशि होती है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं डिपार्टमेंटल, इंडिविजुअल, ठीक है।
तो इनको क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद प्रीमाइसिस को डेवलप किया जाता है। प्रीमाइसिस क्या होती है? अजम्पशंस होती हैं फ्यूचर के बारे में। जो बेस है ना प्लानिंग का, वो सारे फैक्टर होते हैं, अजम्पशंस होती हैं जो इन्फ्लुएंस करके चलते हैं जो भी रिजल्ट्स वगैरह हैं अलग अलग अल्टरनेटिव के। तो यही बोल रहे हैं एक फाइनल डिसीजन लेने से पहले जितने भी अल्टरनेटिव वगैरह है ना उनको चेक किया जाता है, उनकी अजम्पशंस वगैरह फ्यूचर में क्या सिचुएशन हो सकती है वो सब चेक किए जाते हैं। जो अजम्पशंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में तो कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल वगैरह से रिलेटेड, और एक्सटर्नल में गवर्नमेंट पॉलिसी, बिजनेस वगैरह से रिलेटेड। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है रूरल एरिया में, तो वो ये देखेगी वहाँ पे अच्छी कैपिटल मिल जाएगी, लेबर अच्छी मात्रा में अवेलेबल है नहीं, रॉ मटेरियल की कैसी सिचुएशंस है, और एक्सटर्नल वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। भाई कई बार हम बैकवर्ड एरियाज में बिजनेस वगैरह करते हैं तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी वगैरह भी देती है, टैक्स छूट वगैरह भी देती है, तो वो सब चेक करेगी। फिर क्या करेगी? थर्ड स्टेप में वो आइडेंटिफाई करेगी अल्टरनेटिव की कौन कौन से अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं किसी प्लानिंग करते टाइम करते। कोई वर्क ऐसा नहीं है जहाँ पे अल्टरनेटिव ना, बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। जैसे भी एग्जाम्पल दे रखा है, भाई हम बिजनेस को जो हमारा पहले से बिजनेस उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, या कई किसी अदर एरिया और प्रोडक्ट्स में एंटर करना चाहते हैं, जो हमारा बिजनेस उसी को हम बढ़ाना चाहिए, लाइक नया मतलब प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर दें, ठीक है, या किसी अदर प्रकार के बिजनेस इंटरप्राइजेज को टेक ओवर कर ले, तो अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो ये बता रहे इतने अल्टरनेटिव में से कौन सा हम एक अल्टरनेट चूज करके चलेंगे। फिर जो भी अल्टरनेटिव है हमारे पास उनको हम इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा जो अल्टरनेट है वो हमारे लिए सुटेबल है। तो जितने भी अल्टरनेटिव होंगे उनकी जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस अगर वो उनको पूरा करते हैं तो उनको हम चूज करते हैं। तो क्या करेंगे? उनकी बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करते हैं। जितने भी अल्टरनेटिव होते हैं उनकी मेरिट्स डीमेरिट्स होती हैं। जैसे कोई अल्टरनेटिव है फायदा मतलब फायदेमंद है लेकिन है ना उसका पीरियड बहुत ज़्यादा बड़ा है, कोई अल्टरनेटिव है उसमें कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है लेकिन उसका गैस स्टेशन मतलब जब उसको लगाएंगे तो जो प्रॉफिट वगैरह देगा वो कम पीरियड के लिए देगा। तो हर जो भी अल्टरनेट होता है उसके मेरिट्स भी होती है डीमेरिट्स भी होती है। तो हमें कई बार क्या करते हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव का हम एक मिक्सचर बना के चलते हैं। फिर जितने भी अल्टरनेटिव थे हमने इवेल्युएट किया, उनके मेरिट डीमेरिट्स को देखा, फिर हम जो सुटेबल होगा हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जिनको अचीव करने में हेल्प करेगा उसको उसमें से हम उस एक ऑब्जेक्ट उसको एक अल्टरनेटिव को चूज कर लेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या हो सुटेबल हो, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि दो ऑब्जेक्टिव एक जैसे हो जाते हैं मतलब दोनों ही अच्छे लगते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव को तो इंप्लीमेंट कर लिया जाता है और एक को रिजर्व में रख लिया जाता है ताकि अगर पहला वाला फेल हो जाए तो दूसरे का हम यूज कर पाए। फिर क्या होता है जो हमने चूज किया था उसको मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है कि मतलब भाई किस प्रकार से मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उससे ये पता चल जाता है भाई सीक्वेंस क्या होगी अलग अलग एक्टिविटीज़ की कि कब करना है, किसी काम को कैसे करना है, किस टाइम पर करना है। फॉलो अप एक्शन, अब इम्प्लीमेंटेशन से ही पूरा नहीं होता, फॉलो अप एक्शन में होता है कि भाई चेक किया जाता है कि जो हमने प्लान बनाया है वो सही है या नहीं, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर क्या है अनसर्टेन है तो रिव्यू किया जाता है प्लान्स वगैरह को ताकि फ्यूचर में फेल ना हो, कोई कमी हो तो हम उसको दूर कर पाएँ। अब बात आती है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग तो एक प्रोसेस हो गया, प्लान क्या है वो आउटकम्स हैं। प्लान एक टाइप से तो कमिटमेंट होती है, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उनको पूरा करने के लिए। तो प्लान्स को दो प्रकार में बांटा गया है, कौन कौन से? स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान, सिंगल यूज या स्पेशल और एडो प्लान। तो देखो स्टैंडिंग नाम से पता चल रहा है मतलब जो एक बार बनाए जाते हैं और बार बार कंटिन्यूस यूज किए जाते हैं, मतलब जो गाइडेंस देते हैं रिपीटेडली, कहते हैं कि एक बार बनाए जाते हैं और रिपीटेडली यूज किए जाते हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड और रूल्स। और सिंगल यूज मतलब जो एक बार यूज किए जा सकते हैं, मतलब जिनको अलग अलग पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अलग अलग प्लान बनाने पड़ते हैं। ये जो प्लान होते हैं ये स्पेशल प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, जैसे ही वो प्रॉब्लम पूरी हो जाती है तो ये प्लान भी एंड हो जाते हैं। इनमें आते हैं लाइक बजट है, प्रोग्राम है। इसने एक डिफरेंस बता रखी है सिंगल यूज़ में और स्टैंडिंग प्लान्स में कि देखो सिंगल यूज़ प्लान तो हमने पढ़ लिया जो एक बार ही यूज़ किए जा सकते हैं, जो स्पेशल एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जबकि ये अनइंटरप्टेड होते हैं मतलब जो चलते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। ये जो प्लान होते हैं स्पेशल एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, ये सिमिलर होते हैं हर सिचुएशन के लिए। ये जो स्कोप होता है इनका नैरो होता है, इनका वाइड होता है, और जो जैसे गोल पर होती है खत्म हो जाती है, जबकि ये यूज़ रहते हैं कंटिन्यूस। और जो बजट जैसे एग्जांपल दे रखा है बजट वगैरह बनाना, प्रोग्राम वगैरह हो गया, इसमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वगैरह हो गया। अब बात आती है जो हमारा स्टैंडिंग यूज प्लान है उसके अंदर का जो भी था लाइक जो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। पर्पज़ क्या होते हैं? पर्पज़ होता है चीफ रोल कि मतलब मेरा पर्पज़ क्या है, जैसे एजुकेशन हम क्यों गेट करें ताकि हम लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ, जॉब गेट पर कर पाएँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है एक एजुकेशन, उसका क्या पर्पज़ होगा? एजुकेशन देना, ठीक है। तो इस प्रकार से पर्पज़ होते हैं। चीफ रोल क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्या वो मतलब योगदान दे रही है, ठीक है, सोसाइटी में। और ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहिए। जैसे एग्जांपल बता रहे भाई
भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने टर्नओवर को 20,000 ज़्यादा बढ़ाना चाहे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहे 100 लोगों को हर साल, ठीक है, क्वालिटी जो भी ख़राब है उसको कम करना चाहे, जो भी अच्छी क्वालिटी लेके आना चाहिए, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फीचर यही होते हैं कि एक तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे आउटकम रिजल्ट से लिंक होता है, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं मेजरेबल होते हैं, मतलब जिनको मेजर कर पाएँ क्वांटिटी वगैरह में, ठीक है, जो टाइम लिमिट होती है वो भी क्लियर होती है कि कब तक हमें हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव करना है, और ये अचीवेबल होते हैं। जो कि मिशन क्या होते हैं, मिशन या गोल हमें बताते हैं कि हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अलग है, सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज, मतलब देखो दोनों एक ही प्रकार के बिजनेस में लगी हुई है लेकिन मिशन अलग अलग है। जैसे किसी मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो तो अच्छा रिजल्ट देना चाहती है साइंस से रिलेटेड, कोई कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होती है, कंप्रिहेंसिव प्लान होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को ताकि ऑब्जेक्टिव वगैरह वो अचीव हो सके, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में पढ़ाई तो एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड रिजल्ट्स होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। तो इसकी 3 डायमेंशन होती है। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेगा, फिर एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह को अडॉप्ट करके चलेगा ताकि एक्टिविटीज़ को अचीव कर पाए, पूरा कर पाए ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फिर रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा, मतलब बांटेगा जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उनमें, ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। मेजर जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं उसमें क्या होते हैं, भाई ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यू रहेगी सेम बिजनेस में या नई लाइन ऑफ एक्टिविटीज़ में, और भाई मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह इन्वॉल्व करेगी, ठीक है। सीक टू एक्वायर ए टॉप पोजीशन इन द सेम, या मतलब जिस बिजनेस में वो लगी हुई उसी में वो टॉप अपना लेवल अचीव करना चाहते हैं। क्या स्ट्रेटजी क्या होती है, रेफर करते हैं वो प्लान विच टेक्स इनटू अकाउंट द इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स हैं, और ठीक है, और जो मतलब इन्वायरमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में एक लिंक एस्टेब्लिश करके चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो एंड हो गए, रिजल्ट्स हो गए जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। स्ट्रेटजी क्या होगी, कंप्रीहेंसिव प्लान्स हो गए जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करते हैं। ऑब्जेक्टिव के मेन एलिमेंट्स क्या है कि भाई मेजरेबल टर्म्स में होना चाहिए, जबकि स्ट्रेटेजी कहता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको ना हमें ध्यान में रखने की जरूरत होती है जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फिर आती है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है, गाइडलाइंस होते हैं, एक टाइप से जर्नल स्टेटमेंट होती है जो हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह की हेल्प करती है। तो ये जर्नल स्टेटमेंट होती है जो गाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को डिसीजन वगैरह लेने में, एक टाइप से तो लिमिट वगैरह सेट करके चलती हैं कि कैसे किसी काम को करना है। ये अलग अलग हो सकती है। पर्सनल पॉलिसी जो भाई पर्सन्स वगैरह से रिलेटेड होगी, भाई हमने एग्जांपल के लिए सेट कर दिया कि भाई इतनी एज के एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन हो सकता है, इतने तक हम प्रमोट नहीं करेंगे। जैसे हम फॉर्म वगैरह भरते हैं ऑनलाइन जैसे, तो वहाँ पे लिमिट होती है इसकी कि भाई 21 से 30 साल या 35 साल के ही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 25 के कर सकते हैं। तो जैसे पर्सनल पॉलिसी हो गया। सेल्स पॉलिसी हो, सेल्स रिलेटेड हो, जैसे भाई हमें सेल्स क्रेडिट पर करनी है, कैश में कितनी करनी है, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन पॉलिसी होती है कि सेल्स प्राइस कितना होगा, मतलब हमें हमारे कॉस्ट प्राइस में कितना प्रॉफिट ऐड करके चलना है। तो ऑब्जेक्टिव तो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो कि पॉलिसी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टाइप से तो गाइडेंस होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं हो सकती, लेकिन पॉलिसी बनाना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन हाँ भाई एक हेल्प ही करती हैं। ये प्रोसीजर क्या होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं सीक्वेंस की कोई एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें डेटर से पैसे की रिकवरी के लिए बता रखा, भाई रेड लेटर लिखेंगे, फिर हम फ़ोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं उससे, या पर्सनली मिल भी सकते हैं, लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो कहता है कि जैसे भाई डेटर से पैसा रिकवर करते टाइम 2 प्रकार की पॉलिसी अपनाई जा सकती हैं, टाइट और लीनियंट। टाइट में तो होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले, हार्शली ट्रीट के। लीनियंट होते हैं उदाहरण मतलब उसको टाइम वगैरह दे दे कि भाई हाँ तू पेमेंट कर दे। पॉलिसी और प्रोसीजर में भी डिफरेंस होता है। पॉलिसी तो कहता है कि एक्सप्लेन करना है कि किसी काम को कैसे करना है ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। प्रोसीजर सीक्वेंस बताता है, ये गाइड करता है थिंकिंग को और डिसीजन वगैरह लेने में हेल्प करता है, ये एक्शन को कि कोई काम कैसे करना है। मेथड क्या होते हैं, कहता है कि प्लान्स जो डिटरमाइन करते हैं कि अलग अलग डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज़ है ना उनका प्रोसीजर कैसे कंप्लीट करना है। तो मेथड इज दैट प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड, कि अलग अलग जो भी एक्टिविटीज़ है उनका प्रोसीजर कैसे पूरा होगा, उनका मेथड बताता है। और मतलब जो एक प्रोसीजर होता है उसके अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं पर्टिकुलर वर्क के लिए। फिर बात आते हैं रूल्स क्या होते हैं। रूल्स होते हैं गाइडलाइन, मतलब जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। तो रूल्स रेफर करते हैं जो बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। और इसके लिए प्रोविजन बनाया जा सकता है पनिशमेंट वगैरह का, अगर रूल्स फॉलो नहीं किए तो भैया आपको इतनी पनिशमेंट वगैरह दी जा सकती है, ठीक है। रूल्स और पॉलिसी में भी डिफरेंस बता रखा है भाई पॉलिसी तो गाइडलाइंस हो गई, रूल होती है स्टेटमेंट जो फॉलो करना जरूरी होता है, और नहीं फॉलो करते हैं तो मतलब एक्शन वगैरह लिए जा सकते हैं। कहता है कि जो पॉलिसी होती है वो तो मैनेजर की थिंकिंग पर डिपेंड करती है, लेकिन ये मैनेजर की थिंकिंग अलाउ नहीं करते,
ठीक है, डिस्क्रिएशन होता है उसकी मतलब जो अपनी इच्छा से करना चाहे खुद की थिंकिंग लगाए। फिर आते हैं सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान में प्रोग्राम और बजट आते हैं। प्रोग्राम तो रेफर करते हैं क्या करते हैं कि रेफर करते हैं प्लान दैट कवर ए रिलेटिव लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एंड स्पेसिफाई मेन स्टेप, मतलब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह को लेके चलते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी मेन स्टेप्स हैं, उनका ऑर्डर वगैरह, टाइमिंग वगैरह, और कौन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा हर स्टेप के लिए, मतलब क्लियर करके चलते हैं व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ कैसे होंगी, किसके द्वारा होंगी, कौन करेगा, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड। जबकि बजट क्या होता है, जो मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, भाई जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्लेन कर, जैसे हमारा बजट आता है साल में, ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं तो उसमें पूरा बताते हैं कि भाई फ्यूचर में कितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा, कितना हमारी इनकम रिसीव होगी। तो बजट क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस होता है जिसमें डिटेल्ड होती है एस्टिमेटेड मनी की, मटेरियल की, टाइम की, अदर रिसोर्सेज की, ताकि प्री डिटरमाइंड जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह अलग अलग डिपार्टमेंट के वो अचीव हो सके। फिर यहाँ पे हमें मेथड और बजट में डिफरेंस दे रखा है कि मेथड तो वही है कि जो मतलब डिटरमाइन करे कि अलग अलग जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उनका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे वो पूरा होंगे, जबकि बजट होते हैं डिजायर्ड रिजल्ट न्यूमेरिकल टर्म्स में। अलग अलग पर्टिकुलर वर्क के लिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं। कहता है कि जो बजट होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्लानिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे आते इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।